हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रिपल एस। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। तो अभी तक हम 3 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। ये 3 पार्ट और स्पेशली इसके अंदर जो थर्ड पार्ट था काफी बड़ा था। टोटल इस थर्ड पार्ट के ही अंदर हमें सिर्फ एक ही पार्ट के अंदर 49 सेक्शंस देखने को मिलती हैं। तो इसलिए काफी टाइम लगा हमें इसे करने में। तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 हो चुका है और अभी हमारे बाकी के जो पार्ट्स रहते हैं पार्ट 4 से लेकर पार्ट 14 तक कोशिश करेंगे आज के लेक्चर में ये बाकी के पार्ट भी कंप्लीट हो जाए। तो पार्ट 4 की अगर हम बात करें, पार्ट 4 बात करता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लद्दाख यूनियन टेरिटरी। तो सेक्शन 58 बताती है अपॉइंटमेंट ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख यूनियन टेरिटरी के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट करेगा लद्दाख के लिए। तो हमने देखा था ये पावर प्रेसिडेंट के पास कहां से आती है, 239 के अंदर आती है। ओके, तो लद्दाख की कोई सेपरेट असेंबली नहीं होगी। तो वहां पे क्या होगा, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा वही वहां का टॉप एडमिनिस्ट्रेटर होगा। यानी वहां पे एमएलएज नहीं होंगे, वहां पे चीफ मिनिस्टर नहीं बनेगा। तो प्रेसिडेंट क्या काम करेंगे, प्रेसिडेंट खुद डिसाइड करेंगे कि कितनी पावर जो है, हाउ मच पावर टू गिव एलजी, ये जो एलजी वहां पे होंगे टॉप एडमिनिस्ट्रेटर, उनको कितनी पावर दी जाएगी ताकि वो लद्दाख को अच्छे से रन कर सके। ओके, और प्रेसिडेंट के पास ही पावर होगी। तो अब आप बोलोगे वहां पे एमएलए वगैरह तो है नहीं, तो लॉ कौन बनाएगा वहां के लिए, अगर लॉ बनाना होगा कोई रीजनल लेवल पे? तो प्रेसिडेंट हैज पावर, ओके, स्पेशल लॉ मेकिंग पावर फॉर लद्दाख। तो ये अंडर आर्टिकल 240, वेरी इंपॉर्टेंट, 240 के अंदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ओके, आर्टिकल 240 वो प्रेसिडेंट को पावर देता है कि वो इस केस में यहाँ पे लद्दाख के लिए स्पेशल लॉ मेकिंग पावर उसके पास आ जाती है, वो लॉ बना सकता है। तो प्रेसिडेंट क्या काम करेगा, वो कोई भी रेगुलेशंस, रूल्स, लॉ वो इशू कर सकता है लद्दाख के लिए, जो वहां के पीस, प्रोग्रेस और गुड गवर्नेंस के लिए होंगे। ओके, और ऐसा इसलिए क्योंकि वहां पे कोई अपनी लेजिस्लेचर उनके पास नहीं है, कोई असेंबली वहां पर नहीं है, एमएलए वगैरह वहां पे नहीं होंगे। ठीक है, तो पार्लियामेंट की प्रेसिडेंट जो भी रेगुलेशंस बनाएगा, जो भी उसने रूल्स वगैरह बनाए, वो बिल्कुल उनके अंदर वही पावर होगी जो पार्लियामेंट्री एक्ट। तो मानो जिस तरह से पार्लियामेंट एक्ट बनाता है वो पूरे देश पे लागू होता है, प्रेसिडेंट जब कोई रेगुलेशन बनाएगा उसके अंदर वही पावर होगी जो पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया होगा। तो ये बिल्कुल ऐसा ही होगा जैसे पार्लियामेंट ने कोई लॉ बना लिया लद्दाख के लिए। ठीक है, ओके, तो इसकी बिल्कुल सेम पावर होगी जैसे पार्लियामेंट्री एक्ट की होगी। तो ये रेगुलेशंस कौन इशू करेगा, प्रेसिडेंट। तो ये जब प्रेसिडेंट इशू करेगा उन रेगुलेशन से, वहां पे क्या होगा, वो किसी भी पार्लियामेंट्री लॉ को, मानो कि प्रेसिडेंट ने कोई रेगुलेशन इशू किया, एक तरह का कानून ही समझो प्रेसिडेंट ने बनाया, तो वो पुराने किसी भी पार्लियामेंट्री लॉ को चेंज कर सकती है, रिपील कर सकती है, यानी अमेंड कर सकती है। ओके, कोई जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वहां पे लॉ होगा उसके अंदर मॉडिफिकेशन कर सकती है, यानी उसे भी अमेंड कर सकती है। और एक बार जब प्रेसिडेंट इसको इशू करेगा, तो मैंने आपको बताया ऑलरेडी कि इसके अंदर वही फोर्स होती है जो एक पार्लियामेंट के द्वारा पास किए गए लॉ की फोर्स होती है। बिल्कुल वैसा ही होगा, प्रेसिडेंट के द्वारा पास किया जाएगा, बट ये बिल्कुल ऐसा ही होगा कि मानो जैसे पार्लियामेंट ने खुद इसको पास किया होगा। ठीक है, सो यहाँ पे क्या है, ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है, जो क्या है, जो उन यूनियन टेरिटरीज के पास होती है जहां पर असेंबलीज नहीं होती, जैसे अंडमान एंड निकोबार है, लक्षद्वीप है, ऐसा ही लद्दाख को ये पावर दी गई है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, वो एक एडवाइजर को अपॉइंट करेगी जो लेफ्टिनेंट गवर्नर को वहां पे असिस्ट करेगा, मदद करेगा। ठीक है, ऐसा क्यों होगा, अब जैसे हमने देखा था जम्मू एंड कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर को असिस्ट किसके द्वारा किया जाता है, जो कौंसिल ऑफ मिनिस्टर है, टू एड एंड, कौंसिल ऑफ मिनिस्टर का हमने फंक्शन पढ़ा था, उसका फंक्शन क्या है, टू एड एंड एडवाइज द लेफ्टिनेंट गवर्नर, ये हमने पढ़ा था। लेकिन अब क्योंकि यहाँ पे कोई मिनिस्टर नहीं है, लद्दाख में कोई मिनिस्टर नहीं है, कोई एमएलए नहीं है, कोई कौंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं है, तो इसलिए ये एडवाइजर, इसको कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी एडवाइजर्स को, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर को मदद करेगी एडमिनिस्ट्रेशन करने में, प्लानिंग बनाने में, जो भी वहां के फाइनेंसेस होंगे वो देखने में, जो भी कोई स्कीम्स वगैरह निकालनी होगी, ये एडवाइजर जो है एक टीम की तरह काम करेंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ। ये था हमारा पार्ट 4। तो छोटे छोटे पार्ट हैं, जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे। पार्ट 5 ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, ये किसकी बात करता है, डीलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज। डीलिमिटेशन का जिक्र पीछे कहां हुआ था, सेक्शन 11 के अंदर भी हुआ था। तो इसकी सेक्शन 59 जो है सिंपली कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात करती है कि आगे जो डीलिमिटेशन वाला पार्ट है वहां पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज होंगी। एसोसिएट मेंबर का मतलब क्या होगा, डीलिमिटेशन कमीशन क्या होगी, इलेक्शन कमीशन क्या होगा, तो इनके बारे में यहाँ पर बात की गई है, नॉट सो इंपॉर्टेंट। लेकिन सेक्शन 60 क्या बता रही है, डीलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज। तो ये बता रही है कि अब क्या किया जाएगा
जम्मू एंड कश्मीर की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसकी सीट्स जो है वो इंक्रीज की जाएंगी। ठीक है, एक तो उसकी सीट्स इंक्रीज की जाएंगी और नई बाउंड्री जो है कॉन्स्टिट्यूंसी की जो नई बाउंड्रीज होंगी वो नई बनाएंगी। और ये कौन करेगा? इलेक्शन कमीशन विल रीड कॉन्स्टिट्यूंसी, इलेक्शन कमीशन करेगा, लेकिन किसके रिकमेंडेशन पे? ये होगा डिलिमिटेशन कमीशन के रिकमेंडेशन पे। तो टोटल असेंबली सीट्स पहले क्या बताया था कि भाई 107, और यहाँ पे क्या बता रहा है? इंक्रीज जो किया जाएगा कि भाई 107 से 114 करनी है, और साथ ही साथ यहाँ पर एससीज और एसटीज के लिए जो है रिजर्वेशन होगी। सेक्शन 66 क्या बता रहा है? सेक्शन 62 क्या बता रहा है कि पहले क्या किया जाता था? डिलिमिटेशन एक्ट 2002 था, उसके जरिए जो है पूरे देश के अंदर अलग अलग स्टेट्स के अंदर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज को ड्रॉ किया जाता था। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता था। जम्मू एंड कश्मीर जो था क्या किया था? एक्सक्लूडेड था। बट नाउ जम्मू एंड कश्मीर इज नाउ इंक्लूडेड इन डिलिमिटेशन एक्ट 2002। तो अब जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो डिलिमिटेशन होगी वो 2011 की सेंसस के हिसाब से होगी, 2001 नहीं, 2011 की सेंसस के हिसाब से होंगी। तो डिलिमिटेशन का कमीशन का काम क्या होगा? ये करेगी क्या? रीड्रॉ करेगी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज को। कैसे? सेक्शन 60 के हिसाब से। और उसके बाद जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज अंडर सेक्शन 11 जो हमने पहले ही पढ़ा था, सेक्शन 11 के अंदर क्या बताया था? एक सेकंड दिखा देता हूं। तो जब हमने सेक्शन 11 देखी थी तो वहां पे भी क्या बताया था? डिलिमिटेशन ऑफ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी। ओके, तो ये अब यहां पर क्या होगा? यहां पर हमने देखा था कि जो इलेक्शन कमीशन होगा वो इलेक्शन करवाएगा लोकसभा के लिए, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर के। लेकिन कब? यहाँ पे क्या होंगी? जब यहाँ पे डिलिमिटेशन होगी। तो यहाँ पे अलग से सीट्स हमने देखी। ओके, आरपीए एक्ट को अमेंड किया गया। तो अब ये जो नई सीट्स बढ़ाई जाएंगी, नई सीट्स बन गई, इनके हिसाब से जो है यहाँ पर इलेक्शंस होंगे। तो पहले क्या होगा? पहले नई बाउंड्रीज बनेगी। नई बाउंड्रीज को जब सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियली नोटिफाई करेगी कि भाई ये नई बाउंड्रीज है, फिर उस हिसाब से क्या किए जाएंगे? इलेक्शन करवाए जाएंगे। यही हमने देखा, ऐसा ही हुआ था। सेक्शन 63 के अंदर क्या बताया है कि नो डिलिमिटेशन विल हैपन अंटिल सेंसस इज कंडक्टेड आफ्टर 2026। तो एक्ट के अंदर क्या यूज किया गया? एक्ट के अंदर बोला है 2026 कि 2026 तक नो डिलिमिटेशन, मतलब अब कोई भी इसके बाद कोई भी डिलिमिटेशन नहीं होगी। कब तक? जब तक के 2026 के बाद सेंसस नहीं होगी। अब 2026 के बाद सेंसस कब होनी है? 2031 में सेंसस होनी है, ठीक है। तो इसका मतलब अब अगर कोई भी डिलिमिटेशन होगी, फिर से रीड्रॉ की जाएगी बाउंड्री, तो वो 31 के बाद ही होगी, क्योंकि 21 के बाद सेंसस कब होनी है? 31 में होनी है। तो एक्ट के अंदर कहीं पर भी 2031 नहीं लिखा है, बट एक्ट में क्या बोला है कि भाई 2026 के बाद ही किया जाएगा। तो नेक्स्ट सेंसस की डेट कब आएगी? है ना, नेक्स्ट सेंसस की डेट 2031 में आनी है। तो इसका यही मतलब है कि नेक्स्ट जो डिलिमिटेशन अगर होगी, फिलहाल ऐसा नहीं कि होगा, ये बताया कि अगर होगी भी तो वो 26 के बाद ही होगी। ओके, फिर उसके बाद ये हो गया हमारा पार्ट 5। बात करते हैं पार्ट 6 की। पार्ट 6 का मतलब क्या है? इसका नाम शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। इसके अंदर दो इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सेक्शन 66 जम्मू एंड कश्मीर शेड्यूल कास्ट ऑर्डर 56 1956। ये जम्मू एंड कश्मीर की जो यूनियन टेरिटरी है और जो लद्दाख यूनियन टेरिटरी है यहाँ पर एप्लीकेबल होगा। शैल बी एप्लीकेबल टू द यूटी ऑफ लद्दाख एंड यूटी ऑफ जेएंडके। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, इसका इफेक्ट, कि जो एससी कम्युनिटीज हैं, चाहे जम्मू कश्मीर के अंदर हो चाहे लद्दाख के अंदर हो, उनको जो बेनिफिट्स मिल रहे थे कंटिन्यूसली वो चलते जाएंगे। जो उनको रिजर्वेशन मिल रही थी, जो उनको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन मिल रही थी, वो कंटिन्यू रहेगी। उसके साथ किसी भी किस्म की कोई छेड़खानी नहीं होगी। फिर उसके बाद सेक्शन 66 बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है दोनों। जम्मू एंड कश्मीर शेड्यूल ट्राइब ऑर्डर 1989। ये लद्दाख में भी एप्लीकेबल होगा, जेएंडके में भी एप्लीकेबल होगा। इसका मतलब कि जो एसटी कम्युनिटीज है, जैसे गुज्जर है, बकरवाल है, ये क्या करेंगे? कंटिन्यू टू गेट ऑल एसटी रिलेटेड प्रोटेक्शन एंड रिजर्वेशन। चाहे आप लद्दाख के अंदर हो चाहे आप जेएंडके के अंदर हो, आपको वो सारे राइट्स मिलेंगे। अब यहाँ पे क्या है, आपको मालूम होगा कुछ चेंजेस देखने को मिले थे। ये एक्ट के अंदर नहीं है, लेकिन ये 2024 में चेंजेस हुए थे। चेंज नंबर 1, दो चेंज हमें देखने को मिले। द कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कास्ट ऑर्डर अमेंडमेंट बिल 2024 आया, जिसने क्या काम किया? जेएंडके की यूटी में कुछ और शेड्यूल कास्ट ऐड किए। तो आपको मालूम होगा वाल्मीकि कम्युनिटी, ओके, अब उसको किसके साथ मतलब वो माना जाएगा? चूरा, वाल्मीकि, भांगी, मेहतर, ये बना दी इन्होंने एक लिस्ट, ये हो गई थी। इसी तरह से आपको मालूम है सेकंड चेंज इन्होंने क्या किया था? सेकंड चेंज किया था इन्होंने
कॉन्स्टिट्यूशन जम्मू एंड कश्मीर शेड्यूल ट्राइब ऑर्डर अमेंडमेंट बिल 2024। इसमें क्या किया कि जो लोकसभा है, लोकसभा ने अलग से जो है ये पास किया था कॉन्स्टिट्यूशन जम्मू एंड कश्मीर शेड्यूल ट्राइब ऑर्डर अमेंडमेंट बिल 2024 वाला। तो इसके अंदर क्या बताया, 4 नहीं है ना, सीक्स टू एड 4 कम्युनिटीज टू द लिस्ट ऑफ एसटी। एसटी की कैटेगरी के अंदर इन्होंने 4 और लिस्ट डाली थी, जैसे कि गद्दा ब्राह्मण, कोली, पाडरी ट्राइब, पहाड़ी एथनिक ग्रुप। तो ये भी किसके अंदर डाल दी, एसटी ट्राइब्स के अंदर। तो इसका मतलब अब ये जो 66 के अंदर जो प्रोटेक्शन मिल रही थी वो इनको भी मिलेगी। ओके, तो यहां पर हम देखते हैं ये थे वो ऑर्डर, कॉन्स्टिट्यूशन जम्मू एंड कश्मीर शेड्यूल कास्ट ऑर्डर 1956। तो इसके अंदर हमें कौन कौन से देखने को मिलते हैं, कौन से हैं वो, एक तो ये सारे नाम जो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं ये है। इसी तरह से दूसरा है कॉन्स्टिट्यूशन जम्मू एंड कश्मीर शेड्यूल ट्राइब, ठीक है ना, ये शेड्यूल कास्ट और ये शेड्यूल ट्राइब। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा बाल्ती, बेड़ा, भोट, भोटो, ओके, मोन, गुज्जर, बकरवाल, गद्दी, ये सब किसके अंदर आ जाएंगे, ये सब आ जाएगा हमारा शेड्यूल ट्राइब जम्मू एंड कश्मीर का। ठीक है, तो ये ऑफिशियल ऑर्डर है। फिर उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट पार्ट 7। तो बिल्कुल कंक्लूजन की तरफ हम जा रहे हैं। पार्ट 7 मिसलेनियस एंड ट्रांजिशनल प्रोविजन, सेक्शन 66 से लेकर 74। मिसलेनियस एंड ट्रांजिशनल प्रोविजन इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, ध्यान सुनना। सेक्शन 67 कंसोलिडेटेड फंड। तो कंसोलिडेटेड फंड ये क्या करेगा, क्रिएट्स द मैन गवर्नमेंट फंड। ये बिल्कुल आप समझो जैसे आपका बैंक अकाउंट होता है, इसी तरह से सरकार का अकाउंट होता है, उसको बोलते हैं कंसोलिडेटेड फंड। जहां पर जो भी रेवेन्यू सरकार के पास आएगा, जो भी ग्रांट्स आएंगी लोन के जरिए, वो सब कहां पर होंगी, वो सब यहां पर चली जाएंगी। सेक्शन 68 जो होता है पब्लिक अकाउंट होता है, ये सेकेंडरी अकाउंट होता है। इसमें क्या होता है, इसमें आप समझो कि भाई जैसे आपका मतलब जैसे आप एक जॉब करते हो, ओके, तो उसमें आपको कुछ पैसा जो आपको बाद में मिलेगा, रिटायरमेंट के बाद मिलेगा, उसका सरकार पहले अपने पास रखती है, सरकार उसका इस्तेमाल करती है और रिटायरमेंट के बाद वो आपको मिल जाता है। तो पब्लिक अकाउंट में कुछ वो होगा, सेकेंडरी अकाउंट फॉर अदर पब्लिक मनी, डिपॉजिट्स, पीएफ वगैरह, ओके, ये इसके अंदर होंगे। और इनका इस्तेमाल कौन करेगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर ही करेगा। कैसे, मिनिस्टरियल एडवाइस है। इसी तरह से आता है कंटिजेंसी फंड। अब कंटिजेंसी फंड में क्या होगा, जो इमरजेंसी के टाइम पे इस्तेमाल होगा। तो क्रिएट एन इमरजेंसी कि मानो भाई अचानक से कुछ ऐसी जरूरत पड़ गई जो हमने सोचा नहीं था, ओके, इमरजेंसी आ गई, कुछ और हुआ, तो हमें क्या करना पड़ रहा है, हमें यहां से पैसा निकालना पड़ रहा है कंटिजेंसी फंड से। तो यहां से पैसा कौन निकालेगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो टेम्परेरी एडवांसेस यहाँ पे दे सकता है, लेकिन बाद में जो है इसका क्या किया जाता है, पोस्ट अप्रूवल चाहिए असेंबली का। तो यहाँ पर क्या है, कंसोलिडेटेड फंड से जब पैसा निकालना है तो यहाँ पर पहले क्या करना है, असेंबली से अप्रूवल लेना है। बजट जो सरकार पेश करती है कि यहाँ यहाँ पे खर्च होगा, तो मानो उसके अलावा जो सोचा नहीं था कहीं और भी और खर्च करना है, वो फिर आप कहां से निकालोगे, कंटिजेंसी फंड से निकालोगे। तो एलजी ने परमिशन तो दे दी, लेकिन बाद में फिर आपको असेंबली को बताना पड़ता है कि ये हमें जरूरत पड़ गई थी तो ये हमने यहाँ से निकाला। ठीक है, तो पोस्ट अप्रूवल इसको बोलते हैं, बाद में अप्रूवल लेना पड़ता है। फिर आप क्या करते हो, कंसोलिडेटेड फंड से पैसा उठाकर वापस इसमें डाल देते हो, क्योंकि इसको मेंटेन रखना पड़ता है। इसी तरह से सेक्शन 70 के अंदर बोरोइंग पावर्स दी है कि जेएंडके की जो सरकार है वो पैसा बोरो कर सकती है, इवन के फाइनेंशियल गारंटीज दे सकती है विद इन लिमिट सेट बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली, वो खुद लेजिस्लेटिव असेंबली डिसाइड करेगी। इसी तरह से जो है सेक्शन 71 है, यहाँ पर अलग अलग फॉर्म ऑफ अकाउंट दी है। लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो बताएगा कि कितना अकाउंट जो है वो मेंटेन करना है, और वो किससे, कैग के साथ लेने, क्योंकि कैग क्या करता है, कैग ही ऑडिट करता है। ठीक है, तो उनसे कंसल्ट करने के बाद इसी तरह से 72 आ जाएगा फिर हमारी ऑडिट रिपोर्ट। अब ऑडिट कौन करता है, कैग का काम है। तो जेएंडके जम्मू एंड कश्मीर को जो यूनियन टेरिटरी है उसके भी जो फाइनेंसेस होंगे उनको ऑडिट कौन करेगा, आपका कैग। कैग यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो कैग ऑडिट रिपोर्ट्स फॉर जेएंड के यूटी, जो भी उसने किया फिर वो सबमिट किसको की जाएंगी, फाइनली एलजी को सबमिट की जाएंगी। और 73 के अंदर क्या बताया है, फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मानो ऐसा होता है कि भाई जो भी लॉज हैं, अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर को पता चलता है कि यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको एज पर द एक्ट रन नहीं किया जा रहा है, तो यहां पर जो है क्या होगा, प्रेसिडेंट कैन इम्पोज कंट्रोल, सस्पेंड प्रोविजन एंड रन द यूटी। तो यहां पर डायरेक्ट प्रेसिडेंशियल रूल जो है वो लगा दिया जाएगा। ओके, फिर 74 के अंदर, सेक्शन 74 के अंदर क्या है, एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग प्रेसिडेंट्स रूल, कि अगर प्रेसिडेंट रूल लागू हो गया 73 के जरिए, तो उसके बाद यहां पर क्या होगा, व्हेन द असेंबली इज डिसॉल्व्ड और सस्पेंडेड, प्रेसिडेंट कैन ऑथराइज स्पेंडिंग फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड अंटिल पार्लियामेंट सैंक्शंस इट।
तो ये यहाँ पर एक फाइनेंस के मैटर में बताया था कि उस टाइम पे प्रेसिडेंट के पास पावर होगी कि वो बताएगा जो भी स्पेंडिंग करनी है वो कंसोलिडेटेड फंड से करो, ठीक है ना? जब तक कि पार्लियामेंट अपने लेवल पे सैंक्शन नहीं करेगी। ओके। फिर उसके बाद आएगा हमारा हाई कोर्ट, पार्ट 8। तो पार्ट 8 सेक्शन 75 से लेकर 78, ये किसकी बात कर रहा है? हाई कोर्ट्स की बात कर रहा है। तो सेक्शन 75 आ गई कॉमन हाई कोर्ट, कि भाई जो एग्जिस्टिंग हाई कोर्ट है, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट है, वो एक कॉमन हाई कोर्ट रहेगा लद्दाख यूनियन टेरिटरी के लिए भी और जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के लिए भी, ठीक है? एंड ऑल इट्स एग्जिस्टिंग जज, जो अभी जज हैं वो कंटिन्यूअसली वो अपना जो टेन्योर है वो कंटिन्यू करेंगे आगे, ठीक है ना? तो जो भी एक्सपेंसेस होंगे जजेस के वो दोनों यूनियन टेरिटरीज के बीच में शेयर किए जाएंगे। ओके। फिर उसके बाद 76 बार काउंसिल और एडवोकेट की बात की गई कि एक नई क्रिएट अ न्यू बार काउंसिल फॉर जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के लिए। तो जो भी एडवोकेट यहाँ पर एनरोल्ड होंगे ओल्ड जम्मू एंड कश्मीर बार काउंसिल के अंदर, तो वो अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है ना? जिस भी हाई कोर्ट में सबऑर्डिनेट कोर्ट में थे कोई दिक्कत नहीं है। सेक्शन 77 के अंदर क्या बताया है कि जो भी एग्जिस्टिंग रूल थे, प्रोसीजर थे, पावर थी ओल्ड हाई कोर्ट की, वो न्यू हाई कोर्ट में भी वैसी ही रहेगी, ठीक है ना? जब तक कि खुद हाई कोर्ट अगर ना चाहे उनको चेंज करना है। अब यहाँ पर हाई कोर्ट की बात उठी तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने हैं। फर्स्ट चीफ जस्टिस आप जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट जो थे उनका नाम क्या था? लाला कन्वर सिंह। ये कब बने? 1928 के अंदर महाराजा हरि सिंह जी के टाइम पे। चीफ जस्टिस अगर आपसे पूछा जाएगा तो वो कौन थी? जस्टिस गीता मित्तल 2018 में बनी थी। और फर्स्ट वुमेन जज अगर आपसे पूछा जाएगा तो जस्टिस सिंधु शर्मा, ये भी 2018 में बनी। और पार्ट 9 की अगर हम बात करें, पार्ट 9, तो पार्ट 9 जो है ये किसकी बात कर रहा है? एडवोकेट जनरल ऑफ जे के यूटी। तो इसमें बताया गया है सेक्शन 79 के अंदर एक ही सेक्शन है, तो जो सबसे छोटी आप कहोगे सबसे छोटा जो पार्ट है उसमें से आएगा, ये एक ही सेक्शन इसके अंदर है। सेक्शन 79 एडवोकेट जनरल की बात कर रहा है। तो इसकी अपॉइंटमेंट कौन होगी? जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा वो एडवोकेट जनरल को अपॉइंट करेगा। क्वालिफिकेशन क्या होगी? जो जज की क्वालिफिकेशन, हाई कोर्ट के जज की जो क्वालिफिकेशन होगी, ठीक है ना? अ पर्सन हु इज क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज जज ऑफ द हाई कोर्ट, ठीक है ना? या फिर एंड टू बी अपॉइंटेड एज, उसी को हम क्या करेंगे? एडवोकेट जनरल बताएंगे। ओके। टर्म कब तक होगा? जब तक लेफ्टिनेंट गवर्नर चाहेगा। फंक्शन क्या होगा इसका? मेन फंक्शन होगा गवर्नमेंट को लीगल मैटर में एडवाइस करना, और ही हैज द राइट टू स्पीक एंड अपीयर इन ऑल कोर्ट्स जो भी जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है। ओके। तो अब यहां पर और फैक्ट्स की बात करते हैं कि फर्स्ट एडवोकेट जनरल जो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के थे 2019 से पहले, स्टेट की बात हो रही है, वो थे मिस्टर राजा जसवंत। ओके। राजा जसवंत सिंह जी 1950 से 67 तक। और फर्स्ट एडवोकेट जनरल अगर आपसे पूछा जाएगा यूनियन टेरिटरी का, यानी कि अपॉइंट डे के बाद 31 अक्टूबर के बाद, तो वो है डीसी रैना जी, ठीक है? अब बात करते हैं पार्ट 10 की, ऑथराइजेशन ऑफ एक्सपेंडिचर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू, सेक्शन 80 से 83। तो सेक्शन 80 के अंदर क्या बताया है? ऑथराइजेशन ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ जे यूटी, यानी कि बिफोर अपॉइंटेड डे, यानी 31 अक्टूबर की बात। मैंने कहा था ये वर्ड बार बार आके इस्तेमाल होगा। तो गवर्नर क्या कर सकता था? गवर्नर कैन अप्रूव एसेंशियल स्पेंडिंग, जो भी जम्मू एंड कश्मीर की नई यूनियन टेरिटरी थी 6 मंथ के लिए। लेकिन उसके बाद क्या होगा? जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा उसके पास ये पावर रहेगी कि जो भी स्पेंडिंग अब होगी, ठीक है ना, उसको 6 महीने के लिए, उसकी जो लिमिट है विद इन द सेम 6 मंथ लिमिट अंटिल द न्यू असेंबली अप्रूव्स इट। अब खर्चे होंगे एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज के लिए, जो भी खर्चे होंगे, तो पहले किसके पास थी? यानी 31 अक्टूबर 2019 से पहले गवर्नर के पास पावर थी कि नई यूनियन टेरिटरी के लिए जो भी एक्सपेंडिचर्स होंगे, जो भी स्पेंडिंग होगी, तो उसको कौन अप्रूव करेगा? गवर्नर करेगा। ओके। 6 महीने के लिए। लेकिन उसके बाद जो है ये पावर किसके पास आई? लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास आई। ओके। तो एलजी कैन एक्सटेंड सच स्पेंडिंग विद इन द सेम 6 मंथ, 6 महीने के अंदर अंदर अब आपको क्या करना है? अप्रूव करना है, ठीक है? जब तक ये नई असेंबली जो है वो इसको अप्रूव नहीं करेगी तब तक ये किसके पास रहेगी? एलजी के पास रहेगी। 81 के अंदर जो है बताया गया है किसके बारे में? लद्दाख के बारे में, कि अपॉइंटेड डे से पहले यानी 31 अक्टूबर से पहले जो गवर्नर वहां का था, गवर्नर कैन ऑथराइज नेसेसरी स्पेंडिंग फॉर लद्दाख अप टू 6 मंथ्स। और उसके बाद जो होगा, यहां पे जम्मू एंड कश्मीर के अंदर पावर किसके पास थी? लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास थी, जबकि
लद्दाख के अंदर पावर किसके पास होगी? प्रेसिडेंट के पास होगी। इसलिए ये डिफरेंसेस याद रखना, एग्जाम में गलत करके नहीं आना। तो यहां पर ऑथराइजेशन ऑफ एक्सपेंडिचर, वो पावर किसके पास? वो पावर लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास। और यहां पर किसके पास है? यहां पर लद्दाख में वो पावर किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास है। और वहां पे बाद में अप्रूव कौन करेगा? असेंबली अप्रूव करेगी। यहां पे बाद में अप्रूव किसके दोबारा किया जाएगा? पार्लियामेंट के द्वारा किया जाएगा। ओके, फिर सेक्शन 83 के अंदर क्या बोला? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू। 40th फाइनेंस कमीशन जो है उसने क्या काम किया कि पहले अवार्ड फॉर द ओल्ड स्टेट will be divided between J&K UT and Ladakh UT based on the population and other criteria। ठीक है। और अब प्रेसिडेंट क्या करेगा? प्रेसिडेंट विल रेफर लद्दाख to the UT Finance Commission and J&K to the 15th Commission। The center may give extra grants to Ladakh's backward region। कहने का मतलब ये है, एक सेकंड, ओके। तो सेक्शन 83 क्या बता रही है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू, कि जो भी पैसा आएगा वो किस तरह से अब इन दो यूनियन टेरिटरीज के बीच में डिवाइड किया जाएगा। तो इसने बताया पहले क्या था कि जो 40th फाइनेंस कमीशन था, ओके, वो दोनों के लिए डिवाइड करता था। ओके, J&K UT के लिए भी, ओके, अवार्ड फॉर ओल्ड स्टेट वो दोनों के बीच में डिवाइड किया जाएगा। किसके बेस के ऊपर? पॉपुलेशन और बाकी कुछ अलग अलग क्राइटेरिया होंगे जो हमें देखने नहीं है। तो पॉपुलेशन के हिसाब से अब जाहिर सी बात है यहाँ पे ज्यादा किसको मिलेगा? J&K को मिलेगा। उसके बाद क्या होगा? प्रेसिडेंट जो है लद्दाख के लिए अलग से फाइनेंस कमीशन बनाएगा और जम्मू कश्मीर को किसके हिसाब से किया जाएगा? 15th फाइनेंस कमीशन के हिसाब से। और सेंटर अगर चाहेगा, क्योंकि लद्दाख में बहुत सारा बैकवर्ड रीजन है, तो उसको अलग से कुछ रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूट करके दे सकता है। ठीक है। फिर बात करते हैं पार्ट 11 की। तो पार्ट 11 में किसकी बात की गई है कि अब दोनों के बीच में जो एसेट्स और लाइबिलिटीज होंगी वो किस तरह से डिवाइड होंगी। तो सेक्शन 84 की अगर हम बात करें, ये क्या बता रहा है कि भाई जो भी एसेट्स होंगे, लाइबिलिटीज होंगे जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर, ओके, उनको अब दोनों के बीच में डिवाइड किया जाएगा। असेट का मतलब क्या होगा? जो भी रिसोर्सेज होंगे पुरानी स्टेट के, ओके, सरकार की जो भी प्रॉपर्टी होगी या फिर जो भी लाइबिलिटी उनकी होगी, लोन वगैरह लिए होंगे, वो अब दोनों के बीच में डिवाइड होंगे। ओके, दोनों यूनियन टेरिटरीज के बीच में। और ये डिवीजन जो होगी वो कैसे होगी? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट एक कमेटी अपॉइंट करेगी, वो बताएगी किस तरह से ये होगा। ओके, और पूरा का पूरा प्रोसेस जो होगा वो 12 महीने के अंदर अंदर फ्रॉम द अपॉइंटेड डे, यानी 31 अक्टूबर 2019 से लेकर नेक्स्ट 31 अक्टूबर 2020 तक ये सारा प्रोसीजर कंप्लीट हो जाना चाहिए। पार्ट 12 बाकी मैटर्स के रिलेटेड है। इसके अंदर बताया सेक्शन 85 के अंदर कि एक एडवाइजरी कमेटी जो है सेटअप की जाएगी विद इन 90 डेज। 90 दिन के अंदर अंदर एक एडवाइजरी कमेटी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट सेटअप करेगी। किन मैटर्स के रिलेटेड? डिवीजन ऑफ स्टेट कॉर्पोरेशन, कि भाई जो भी, मानो कि जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन थी, तो उसमें बसें थी सरकार की, ओके, अब वो पहले जम्मू एंड कश्मीर में थी, लद्दाख में एक ही था। तो अब किस तरह से डिवाइड की जाएंगी? कुछ बसें लद्दाख को देनी है, कुछ जम्मू कश्मीर को देनी है, वो बात हो रही है। कंपनीज, पावर वाटर अरेंजमेंट, फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ये सारी चीजें जो हैं ये कौन डिसाइड करेगा? ये एडवाइजरी कमेटी डिसाइड करेगी। तो ये कमेटी क्या करेगी? ये एक रिपोर्ट बनाएगी, विद इन 6 मंथ जो है उसको रिपोर्ट को सबमिट कर देगी। और उसके बाद जो एलजी होगा जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी का, वो क्या काम करेगा? मस्ट एक्ट ऑन दोज रिकमेंडेशन विद इन 30 डेज। फिर उसके पास 30 दिन होंगे कि जो इस कमेटी ने आपको रिकमेंडेशन दी उनको फॉलो करना। तो पहले तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी? विद इन 90 डेज एक एडवाइजरी कमेटी सेटअप करेगी। वो बताएगी किस तरह से ये सारे मैटर्स के साथ जो भी डिवीजन ऑफ स्टेट कॉर्पोरेशन, कंपनीज, पावर वाटर अरेंजमेंट, फाइनेंसेस, ये सब किस तरह से दोनों के बीच में डिवाइड करना है, ये चीज देखेगी। लेकिन इस कमेटी को खुद बताया कि 6 महीने के अंदर अंदर आपको रिपोर्ट पब्लिश करनी है और उसके बाद एलजी को देनी है, और एलजी जो है 30 दिनों के अंदर अंदर उसके पर काम करना चाहिए। फिर सेक्शन 86 जो है, यहां पर क्या बताया कि जो एग्जिस्टिंग ट्रांसपोर्ट परमिट है गाड़ियों के पास, ओके, वो कंटिन्यू रहेगा। ओके, तो मानो कि 31 अक्टूबर 2019 से पहले आपके पास जो था एक वैलिड ट्रांसपोर्ट था, आपके पास एक परमिट, वो बाद में भी रहेगा कि अगर आप यहाँ पे गाड़ी चलाते हो, हैवी लाइट, जो भी आपके पास बड़ा सा ट्रक है, एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा रहे, कोई दिक्कत नहीं है, तो वो आपका कंटिन्यू रहेगा। आपको अलग से
करने की जरूरत नहीं। यू डू नॉट नीड काउंटर सिग्नेचर फ्रॉम अ न्यू यूनियन टेरिटरी, चाहे आप जम्मू कश्मीर के हो, चाहे आप लद्दाख के हो, किसी भी ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी से आपके पास पहले था तो वो रहेगा ही। ओके, तो इसका ये मतलब है आम लफ्जों में कि अगर आपके पास कोई बस थी, टैक्सी थी, ट्रक थी, तो उसके पास कोई परमिट था यहाँ पे चलने का, वो कंटिन्यू ही रहेगा, कोई नया पेपर वर्क आपको दोबारा से यहाँ पर करने की जरूरत नहीं है। तो एक आसानी यहाँ पर की गई थी। ठीक है, फिर इसी तरह से पार्ट 10 हो गया, 11 12 पार्ट 13 की बात करते हैं। सर्विसेज के रिलेटेड है प्रोविजन 88 से लेकर 93 तक। अब इसके अंदर क्या बताया गया है, इसके अंदर बताया गया सेक्शन 88 के अंदर ऑल इंडिया सर्विसेज, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस। तो बताया कि जो भी ये आईएएस है, आईपीएस है या आईएफएस ऑफिसर्स हैं जो ओल्ड जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के अंदर काम कर रहे थे, वो अपना कैडरे जो है कंटिन्यू रहेंगे 31 अक्टूबर 2019 के बाद भी। तो ऑफिसर्स जो जहां पर जिस यूनियन टेरिटरी को अलॉट किए जाएंगे वो जो है जाहिर सी बात है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर काम करेंगे। तो जो भी एलजी होगा, जैसे मान लो लेफ्टिनेंट गवर्नर है जम्मू एंड कश्मीर की यूनियन टेरिटरी का, तो वो थोड़ी देर के लिए टेम्परेरली जो है ये चीज डिसाइड करेगा कि कितने ऑफिसर जो है वो यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर में जाएंगे या लद्दाख में जाएंगे। ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है फाइनली वो फाइनलाइज करेगी कि विच ऑफिसर गो टू विच यूनियन टेरिटरी। बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी कि किस ऑफिसर को हमें कौन सी यूनियन टेरिटरी में भेजना है, लद्दाख में भेजना है या जम्मू कश्मीर में भेजना है। लेकिन इसमें क्या होगी, इसमें वहां के जो एलजीज होंगी उनकी रिकमेंडेशन ली जाएगी। लेकिन फ्यूचर में क्या होगा, इन फ्यूचर जो भी आईएएस आईपीएस ऑफिसर है ये सब क्या होंगे, ये सब एजी एमयूटी यानी अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम, यूटी कैडर में आएंगे। तो उसके लिए इसके अंदर अमेंडमेंट की गई थी, वो अमेंडमेंट हम अलग से पढ़ेंगे। इसी तरह से सेक्शन 89 है जो किसकी बात कर रहा है, स्टेट गवर्नमेंट इंप्लॉयज की बात कर रहा है। अब यहाँ पर किनकी बात हो रही थी, ऑल इंडिया सर्विसेज, ठीक है ना, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आ रहे हैं। यहाँ पर किनकी बात हो रही, नॉन एआईएस स्टेट गवर्नमेंट इंप्लॉयज की बात की गई कि जो भी ऑल रेगुलर जेएंड के स्टेट गवर्नमेंट इंप्लॉयज हैं, ओके, वो अपनी सर्विस जो है जेएंड के यूटी या जेएंड के लद्दाख, जो यूटी लद्दाख है उसके अंदर कंटिन्यू करेंगे। आफ्टर 1 साल, आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद कोई भी सर्विस जो होगी, एनी सर्विस डायरेक्शन, वो कैसे बनाई जाएगी, मस्ट बी मेड इन कंसल्टेशन विद जेएंड के यूटी और लद्दाख यूटी। तो कंसल्ट करके जो है वो डिसाइड किया जाएगा कौन कहां से बिलोंग करता है उस हिसाब से। ओके, इफ बोथ यूटीज, मानो कि दोनों यूटीज जो है वो डिसएग्री करते किसी पॉइंट पे ऑफिसर्स को लेकर, तो वहां पर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो डिसाइड करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट रिव्यू करेगी कि किस तरह से सर्विस एलोकेशन ऑर्डर किया जाएगा। इसी तरह से 93 के अंदर फिर किसकी बात की गई, पब्लिक सर्विस कमीशन की बात की गई। तो जेएंड के पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो क्या बनेगा, बिकम द पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर यूटी फ्रॉम द अपॉइंटेड डे। लद्दाख यूटी जो है उसको यूपीएससी के द्वारा सर्व की जाएगी। तो यहाँ पे ये जो स्टेट पीसी एस पीएससी था हमारा, जेएंड के पब्लिक सर्विस कमीशन, ये सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी के लिए रहेगा। लद्दाख के लिए जो ये काम होंगे वो यूपीएससी के द्वारा किए जाएंगे। ओके, एक सेकंड। ओके, तो अब हमारा लास्ट पार्ट है, पार्ट 14, सेक्शन 94 से लेकर 103। सेक्शन 94 क्या बताती है, अमेंडमेंट इन स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। तो जो 1956 का स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था उसके अंदर अमेंडमेंट होगी। तो इस एक्ट के अंदर क्या थे, इस एक्ट के अंदर अलग अलग स्टेट्स के नाम थे, कौन स्टेट कंपनी, उनकी लिस्ट दी हुई थी। तो यहाँ पर क्या किया जाएगा, वहां पर अब जम्मू एंड कश्मीर का जो नाम होगा स्टेट लिस्ट से उसको रिप्लेस किया जाएगा और वहां पे अब क्या लिखा जाएगा, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। ये एक अमेंडमेंट। फिर उसके बाद इसी तरह से सेक्शन 96 जो है वो क्या बता रही है, पावर टू अडॉप्ट लॉज, पावर टू अडॉप्ट लॉज सेंट्रल गवर्नमेंट गेट 1 ईयर, वो मॉडिफाई कर सकती, अमेंड कर सकती या रिपील कर सकती किसी भी एग्जिस्टिंग लॉ को। ठीक है, टू मेक इट सुइटेबल फॉर जेएंड के यूटी, कि भाई कोई भी आपके पास जो सेंट्रल लॉ है उसके अंदर थोड़ी मॉडिफिकेशन अगर आप करना चाहते हो, किसी किस्म की अमेंडमेंट करना चाहते हो, तो आपके पास होगा पावर टू अडॉप्ट लॉज सेंट्रल गवर्नमेंट गेट 1 ईयर। तो 1 साल है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कि वो इन लॉज के अंदर अगर कोई चेंज करना चाहती है जम्मू एंड कश्मीर में अप्लाई करने से पहले। इसी तरह से सेक्शन 98 जो है, पावर टू नेम अथॉरिटीज, क्या अगर आप अथॉरिटीज का नाम बदलना चाहते हो, कुछ और रखना चाहते हो, तो लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट जो है दोनों यूनियन टेरिटरीज के, चाहे लद्दाख के हो चाहे जम्मू एंड कश्मीर के हो, वो एक नोटिफिकेशन इशू करेंगे। ओके, स्पेसिफाइंग
कि भाई कौन सा ऑफिसर या कौन सी अथॉरिटी कौन सी पावर एक्सरसाइज करेंगे। इसी तरह से 102 के अंदर ओवरराइडिंग इफेक्ट दिया गया है कि भाई मानो कोई भी दूसरा लॉ है जो इस एक्ट के साथ कॉन्ट्राडिक्ट करता है, कि मानो आपने रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 तो बना लिया, लेकिन मानो ऐसा कोई एक्ट होगा जो इसके साथ कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा होगा कि नहीं ऐसा नहीं, कि अगर ये बोल रहा ए होना चाहिए उसमें लिखा कि नहीं बी होना चाहिए, तो वहां पे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है यही प्रिवेल करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ओवरराइडिंग इफेक्ट अगर आपसे पूछा जाएगा ये कौन से सेक्शन में है, जहां पर ये बताया है कि अगर कोई भी लॉ रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से टकराता है तो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है ऑटोमेटिकली प्रिवेल करेगा। ये पावर जो है सेक्शन 102 के अंदर है। Power to remove difficulties. Okay, it allow president to fix any practical problem in implementing the act. कि भाई मानो इस एक्ट को इंप्लीमेंट करने में किसी भी किस्म की कोई लीगल टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको चेंज करने की जो पावर होगी वो प्रेसिडेंट के पास होगी उस प्रॉब्लम को फिक्स करने की, ठीक है ना। बट ओनली फॉर 5 ईयर्स, ओनली फॉर 5 ईयर्स एंड विदाउट चेंजिंग द मेन लॉ। मेन लॉ को चेंज नहीं किया जाएगा, इसी के अंदर किसी किस्म की एडजस्टमेंट की जाएगी और ये 5 साल तक ही होगा, ठीक है। उसके बाद आप ऐसा नहीं कर सकते। तो अब यहाँ पे क्या होता है, हमारा रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है ये कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब इसके बाद हमारा क्या होगा, इसके बाद हम बात करेंगे डीलिमिटेशन कमीशन 2020 में जो सेटअप किया गया। ओके, तो उसने क्या बताया, उसके ने क्या क्या प्रोविजंस दिए, क्या बदलाव हमें ग्राउंड लेवल पे देखने को मिले, उसके बाद क्या क्या इसके अंदर इसी एक्ट के अंदर जो जो अमेंडमेंट्स की गई थी वो सभी अमेंडमेंट्स हम देखेंगे, ठीक है। तो उसके बाद हम क्वेश्चन भी अच्छे से डिस्कस करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी होंगे, वो सब भी हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। आज के लिए इसको यहीं पे छोड़ते हैं, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कंप्लीट हो जाता है। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक आगे बढ़ेंगे, हमारा डीलिमिटेशन कमीशन। थैंक यू सो मच।